नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और क्यूआर स्कैन करके राष्ट्रवादी हिंदू इकोसिस्टम को सुदृढ़ करें। आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर सुनवाई हुई। सुनवाई में कुछ विशेष मैं तो नहीं देखता कि कुछ विशेष ऐसा हुआ हो जिस पर और टिप्पणी की जाए, लेकिन बहुत कुछ और भी हुआ जो कि लोगों ने नहीं देखा होगा। लोगों ने तो ये देखा कि 7 दिन के लिए ये कह दिया गया कि भाई 7 दिन तक, जब तक कि सरकार अपनी प्रिलिमिनरी रिप्लाई नहीं दे दे तब तक वो वक्फ की कोई भी ज़मीन जो है वो डी नोटिफाई नहीं होगी और कोई वक्फ बोर्ड में किसी तरह के अपॉइंटमेंट्स नहीं होंगे। तो इसके बारे में तो हम कई बार बात कर चुके हैं और आगे भी बात करते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ जो है वो अत्यंत डिस्टर्बिंग है, और वो डिस्टर्बिंग जो चीज़ है वो ये है कि जुडिशरी लगातार अलग अलग तरह से बर्ताव कर रही है। यानी अलग अलग तरह से बर्ताव करने का अर्थ ये है कि भी इस वक्फ की ही बात ले लें तो वक्फ की कोई 120 पिटिशन्स लंबित हैं। 120 पिटिशन्स लंबित हैं जिसमें 1993 एक्ट और 2013 के अमेंडमेंट को चुनौतियां दी गई थीं, और उसमें जो सबसे प्रखर चुनौती थी वो 2-3 चीज़ों को दी गई थी। एक तो जो पर्सन बाय आपका जिसको कह दिया था कि पर्सन हैविंग इंटरेस्ट को हटा के जो इन्होंने पर्सन अग्रीव करके और पूरा रास्ता खोल दिया था कि किसी भी नॉन मुस्लिम की ज़मीन, सरकार की ज़मीन, कुछ भी हो उसको आप अक्वायर कर सकते हैं एक नोटिफिकेशन के ज़रिए। एक तो वो था, और दूसरा जो था कि जो ट्राइब्यूनल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी चैलेंज किया गया था, और वक्फ बाई यूज़र का जो मिसयूज़ हो रहा था उसके कारण जो वक्फ बाई यूज़र का प्रावधान था उसको भी चैलेंज किया गया था इन पिटिशन्स में। 2013 वाली पिटिशन्स में 120 पिटिशन्स अलग अलग हाई कोर्ट में चल रही। अलग अलग हाई कोर्ट में 120 पिटिशन्स, जब शुरू में 2-3-4 पिटिशन ही थी। एक पिटिशन मैंने भी लगाई थी जयपुर हाई कोर्ट में, जिसको कि बिना सुने ही लगभग खारिज कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि उस समय जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, जो सीनियर जज थे, डबल बेंच में लगा था, उनका ये कहना था कि जो पार्लियामेंट में जो लॉ बना दिया उसको आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं। सुनिए, कि पार्लियामेंट ने जो लॉ बना दिया उसको आप चैलेंज कैसे कर सकते हैं, आप तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड लगते हैं। ऐसी बात कह के, और उसके बाद खारिज भी ही नहीं किया, कहा कि हम इसके ऊपर 5 लाख रुपए की पेनल्टी लगाएंगे। अब 5 लाख रुपए चूँकि मेरे पास देने को नहीं थे तो मैंने उसको विड्रॉ कर लिया। बाकी 120 लगी हुई हैं। जब 2-3 पिटिशन्स लग चुकी थी तब अश्विनी उपाध्याय जो थे वो गए सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने कहा कि साहब कि चूँकि कई हाई कोर्ट में लगी हुई हैं तो इनको यहाँ लगाया जाए। बल्कि उल्टा हुआ था, बल्कि हुआ ये था कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में ही अश्विनी उपाध्याय ने लगाई थी। हम लोग उनको कह रहे थे कि मत लगाओ, अभी पहले 2-4 हाई कोर्ट्स में लगा लो थे, तो सीधे चले गए। कोई बात नहीं, जो लोग बाकी सारे सीधे के सीधे जाते हैं और उनकी सुनवाई होती है तो उनको देख के लगता है कि भाई सीधे जाना चाहिए, तो सीधे गए। तो उनको कहा कि भाई यहाँ क्यों आए हो, यहाँ क्यों आए हो, हाई कोर्ट में जाओ। और बल्कि हाई कोर्ट में जाने से पहले ये स्थिति आ गई थी, सेंट जोसेफ थे उस टाइम पे, आपको ध्यान है, सेंट जोसेफ वही थे जिन्होंने तरह तरह के नियम बना दिए थे। इलेक्शन कमीशन में चीफ जस्टिस रहेगा, ये भी उन्होंने ही बनाया था। और भी आपको ध्यान हो कि हिंदुओं के ऊपर सर तन से जुदा में क्या हो रहा है उसके ऊपर बड़ा मुस्कुराए थे वो। और वो कौन है ये भी आपको कई बार बता चुका हूँ, वो भी वंशानुगत क्रमावली के अंदर चलते आ रहे, यानी कि के मैथ्यू सुप्रीम कोर्ट जज के सुपुत्र हैं। अब उनका भी कोई सुपुत्र तैयार हो रहा होगा। अब ये देखें कि उन्होंने उसको दिल्ली हाई कोर्ट भेज दिया। अच्छा भाई, दिल्ली हाई कोर्ट के बाद फिर और पिटिशन जब लग गई कई सारी, तो फिर से सुप्रीम कोर्ट के पास आए और कहा कि साहब कि ऐसा करें कि अब बहुत सारी पिटिशन्स अलग अलग हाई कोर्ट में लग गई हैं, अब तो इनको सुन लें। ये वक्फ एक्ट की ही बात हो रही है, ख़ासतौर से जो 2013 के अमेंडमेंट्स थे उनको चैलेंज किया गया था, उसी वक्फ एक्ट की बात हो रही। तो कहा गया नहीं नहीं, ऐसा करते हैं कि कम से कम एक किसी हाई कोर्ट का जजमेंट हमारे पास आ जाए तो हमारे पास उसकी बेनिफिट रहेगी कि किसी हाई कोर्ट ने कुछ इसके ऊपर जजमेंट सुना दिया। बहुत खूब। ये ओरिजिनल जो पिटिशन्स लगी थी वो। आज क्या हुआ और कल क्या हुआ,
सारी की सारी पिटिशन्स न केवल बोर्ड पर ले ली गई, उनका एक ये कह सकते हैं कि भाई बहुत ही एक एक्सपीडिशनरी डिस्पोजल हुआ और ये कहा गया कि साहब जो 120 पिटिशन्स जो लगी हुई हैं उनको हम डिस्पोज ऑफ मान लेते हैं। बहुत खूब। बड़ी मुश्किल से जब थोड़ा बहुत चाराजोई हुई, कुछ बातें कहीं वकीलों ने कुछ अपना सबमिशन किया, तब जाकर वो ये कहे कि अच्छा ठीक है कि उनकी तरफ से भी कॉज लिस्ट में 2 बना दिए जाएं, वक्फ अमेंडमेंट और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट इन रे, और अलग अलग पिटिशन्स जो हैं वो 5-5 जो 2013 एक्ट 2013 अमेंडमेंट को चैलेंज करने वाली जो पिटिशन्स है उनको भी अलग से लगा दिया जाए। अभी भी स्टेटस पूरी तरह से क्लियर नहीं है और उसमें ये भी कहा कि भाई जो 2013 के जो पिटिशनर्स थे उनको ये लिबर्टी दी जाती है कि वो 2025 के जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के प्रोविजंस को जो चुनौती देने वाली याचिकाएं लगी हैं उनको वो चुनौती दे सकें। 5 लीड याचिकाएं कर लीजिए, बाकी सारी डिस्पोज ऑफ। अब वो 5 लीड याचिकाएं जो हैं वो खाली, अभी इस स्थिति क्लियर नहीं है कि वो खाली जो है वो पिटिशनर की हैं या वो 2013 वाले के पिटिशनर भी हैं, क्योंकि जो भी हमने देखा है वो लाइव ट्वीटिंग में ही देखा है। उसमें एक स्थान पे देखा है कि कॉज लिस्ट में 2 अलग अलग खाने बनाए जाएंगे और एक जगह कहा है कि भाई वो जो उसका रिप्लाई दे सकेंगे डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे, इत्यादि इत्यादि। अब आप देख रहे हैं ना कि कितना अंतर है, दोनों ही स्थितियों में कितना बड़ा अंतर है कि यहाँ पर माय लॉर्ड जो है वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि बस हम तो जो है वो 2-3 जो इसके प्रोविजंस हैं उनको स्टे कर देते हैं। ये नई प्रक्रिया, ये नया धंधा शुरू हुआ है एक तरह से। और आज भी ये स्टे नहीं हुआ तो इसलिए हुआ क्योंकि तुषार मेहता ने कहा कि भाई मैं स्टेटमेंट देता हूँ कि 7 दिन में हम कोई स्टेटस को नहीं चेंज कर रहे हैं। तो जब उन्होंने कहा हम स्टेटस को 7 दिन में कुछ नहीं होगा, 7 दिन में कोई स्टेटस को चेंज नहीं होगा, हम प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे, इसके ऊपर पूरा स्टेटस लाएंगे, गांव के गांव वक्फ बाई यूज़र के नाम से हड़प लिए गए हैं, तो इसको तो देखना पड़ेगा। एक तरफा आप कैसे इसको स्टे कर सकते हैं? लेकिन ऐसा लग रहा है कि जाने से पहले डिसाइड ही कर देंगे माय लॉर्ड। हाँ, मेरे ख्याल से 22 या 23 मई उनका लास्ट डे है और वो बहुत ही हड़बड़ी में लग रहे हैं। पता नहीं कितने, कोई 50, 60, 70 हज़ार केसेस पेंडिंग हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसी तरह से 12 साल से पेंडिंग, जी 2013 से पेंडिंग स्वामी दयानंद सरस्वती की मंदिरों के अधिकारों को जो छीना गया है दक्षिण भारतीय राज्यों में, उनमें से 3-4 राज्यों की पिटिशन्स लगी हुई थी यहाँ पर 2013 से, और उनको उन्होंने अलग अलग हाई कोर्ट में भेज दिया। अरे भाई एक में भेजते एक ही होता, वो भी नहीं किया, अलग अलग हाई कोर्ट्स में भेज दिया कि वहाँ पे डिसाइड होंगी और उसके बाद फिर आप ऊपर आइए। उनका 13 साल और यहाँ 13 मिनट नहीं लगे इनको कहने में कि साहब कि हम इसको स्टे कर देंगे। कल भी रेजिस्टेंस आया सरकार की तरफ से, आज भी भारी रेजिस्टेंस आया, और आज एक बात काफ़ी सही बोली भी कि आप गांव के गांव हड़प लिए हैं वक्फ बाई यूज़र में, आप कर क्या रहे हैं? तब उनको लगा होगा कि साहब कि कुछ ज़्यादा हो जाएगा और वैसे भी इस समय जो है वो सरकार से पंगा लेने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि कल किरण रिजिजू ने साफ साफ कह दिया कि ये अब नहीं चलेगा। यदि कोर्ट अपनी सीमाएं लागेगा तो फिर कभी हमने अपनी सीमा लांघ दी तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो वो बात बिल्कुल सही है, मैं बहुत पहले से कहता रहा हूँ कि जुडिशरी अपनी सीमा लांघती है तो वो केवल पब्लिक की अथॉरिटी पर लांघ सकती है, यानी पब्लिक फेथ यदि जुडिशरी में हो। लेकिन मैं बार बार आपको डेमोन्स्ट्रेट कर चुका हूँ, यहाँ अपने ही ट्विटर अकाउंट पे कई बार मैंने इसके ऊपर पोलिंग कराई है, और पोलिंग का एक तरह से यूनिफॉर्म जो परिणाम आता है वो ये है कि 70% जनता अब यह सोचती है कि जुडिशरी जो है वो स्टेट का सबसे करप्ट ऑर्गन है। और यदि हम पूछ लें कि सबसे अधिक डिक्टेटोरियल ऑर्गन कौन सा है, तो मेरे विचार से ये 70% वाला जो है वो 90% पे चला जाएगा। तो अब जिस पब्लिक गुडविल के सहारे राज किया करती थी जुडिशरी, अब वो उसके साथ नहीं रही है।
यदि किसी दिन मान लीजिए कोई उन्होंने अपनी मर्यादा लांघ दी तो उनके पास जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसका 1% भी जुडिशरी के पास नहीं है, क्योंकि उनके पास पब्लिकली इलेक्टेड इस होने का स्टेटस भी है, और उसके साथ साथ उनके पास जो ऑर्गन्स हैं वो आपके पास नहीं हो सकते, क्योंकि जुडिशरी तो अब हर स्फेयर में इंटरफेयर करने लगी है। वो अब कानून नहीं देखते, वो अपना एक सुपीरियर एरोगेंस दिखाते हैं कि हमें सबके बारे में ज़्यादा पता है, हमें नैतिक मूल्यों के बारे में ज़्यादा पता है, हमें इतिहास के बारे में ज़्यादा पता है। एक जज साहब ने कह दिया कि साहब के हिंदी जो है वो एक हिंदी और उर्दू इंडो आर्यन लैंग्वेजेस हैं। अब उनसे पूछा जाए कि इंडो आर्यन क्या होता है। ये इंडो आर्यन चीज़ जो थी वो 50 साल पहले की बातें थीं। उसके बाद भले ही एनसीईआरटी में ना चेंज हुआ हो, लेकिन पूरा का पूरा रिसर्च जो है वो बदल चुका है। लेकिन आप अभी उसी 80 और 90 के दशक में जब आपकी शिक्षा दीक्षा हुई थी उन समाजवादी मूल्यों में, वो आप वहीं पर अभी टिके हुए हैं। तो यह दिखाता है कि भाई जुडिशरी की सीमाएं हैं और बड़ी गंभीर सीमाएं हैं। इसी तरह से वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने भी बहुत एक तगड़ा रिस्पांस दिया, कहा कि प्रेसिडेंट आजकल जजेस जो हैं वो पहले बोला करते थे अपने निर्णयों के माध्यम से, और आजकल जो है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लेक्चर देते घूमते हैं। और अभी अभी वो जस्टिस नरीमन हैं, वो सबसे बड़े जो हैं वो नंबर 1 के वंशवादी, डायरेक्ट पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में, और आजकल तरह तरह के भाषण देते घूमते हैं कि साहब बेसिक स्ट्रक्चर ना होता तो यहाँ जलियांवाला बाग होते, रोज़ यहाँ जलियांवाला बाग हो रहे हैं दूसरी तरह के डेली, उसके ऊपर नरीमन का ध्यान नहीं जाता। एक ऑर्डेन्ड प्रीस्ट होते हुए भी ये बंदा अपना सेक्युलर नाटक सुप्रीम कोर्ट में बैठ के इतने दिन तक करता रहा। सरकार को अब ये समझ लीजिए कि पानी सर से ऊपर जा रहा है। और माय लॉर्ड्स के साथ समस्या ये है कि उनसे यदि आप लीगल बात करेंगे, मैं तो आपको बता रहा हूँ कई हाई कोर्ट्स में सुना गया कि जब उनसे लीगल प्रेसिडेंट्स और लीगल आर्ग्यूमेंट्स किए गए तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अब तुम हमें कानून सिखाओगे। तो वकील ने भी कह दिया साहब कानून की बात यदि हाई कोर्ट में नहीं होगी तो फिर कहाँ होगी। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है। और ये एक टेस्ट केस है जुडिशरी का, ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, और इसमें जिस तरह का अभी तक तो हमें दिख रहा है कि एक पूरी तरह से एक पक्षपातपूर्ण रवैया है बेंच का, और इस पक्षपातपूर्ण रवैये से जो बेंच के ऊपर उठ रही उंगलियां हैं इतने दिनों से, विशेषकर से यशवंत वर्मा वाले नोट कांड के बाद, वो कम नहीं होंगी और भी बढ़ेंगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।